अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश की 14वीं किस्त। जिंदगी की वो रात मेरी पहली नाकाबिले बयान मुसर्रत की रात थी, जब मैंने दर्द के लामतनाही समंदर से गुजरकर आंख खोली तो अपने आप को ममता के साहिल पर पाया। मैंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। वैसे तो मुझे उस वक्त भी अंदाजा था कि हर माँ को अपना बच्चा सबसे ज्यादा हसीन लगता है और दाई भी हर नई माँ को चांद से बेटे या बेटी की नवीद सुनाती है, मगर मेरे बच्चों को तो जिसने भी देखा रस्मी तबसरे करना भूल ही गया और मबहूत होकर देखता ही चला गया। पास पड़ोस की इक्का दुक्का औरतों का हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता था। उनमें से एक बहुत देर की खामोशी के बाद सिर्फ इतना ही कह सकी, अल्लाह नजरे बद से बचाए दोनों बच्चों को। बच्चों के वजूद ने गोया पूरे घर में चांदनी सी बिखेर दी थी। अरबाब ने देखा तो यकबारगी उसकी जबान गंग होकर रह गई, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू उभर आए। तुम्हें मालूम है, उसने मेरे करीब बैठकर नौउम्र लड़कों की तरह शर्माते, झिझकते और अटकते हुए कहा, मैंने पहले ही ये सोच रखा था कि हमारे यहाँ जब जुड़वा बच्चों की पैदाइश होगी और उसमें एक लड़का और एक लड़की होगी तो उनके नाम मंसूर और मरियम रखेंगे। मैंने एक अरबी किताब में ये नाम पढ़े थे और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। अब तुम्हें पसंद है या नहीं? मैंने निहायत आहिस्तगी से अज़बात में सर हिला दिया। मेरा हाथ अरबाब के हाथ में था। दोनों बच्चे मेरे पहलू में लेटे हुए थे और उस वक्त मुझे दुनिया की हर चीज बहुत ज्यादा हसीन महसूस हो रही थी। वक्ती तौर पर मैं माजी के तमाम जख्मों की अजियत और जिंदगी की तमाम तर नागवारियां भूल चुकी थी। अरबाब की ख्वाहिश के मुताबिक लड़के का नाम मंसूर और लड़की का नाम मरियम रख दिया गया था। हाँ मंसूर, ये दोनों बच्चे तुम और तुम्हारी बहन मरियम ही थे। माँ की कोख में जब बच्चे की बुनियाद पड़ती है तो गोया उसकी जिंदगी के एक अजीब सनसनीखेज दौर का आगाज भी हो जाता है। हर मरहला पहले से ज्यादा अजीब और नाकाबिले तशरीह होता है। पहले अपने अंदर इस नई रूह को लम्हा ब लम्हा पनपते महसूस करना, अपनी धड़कनों के साथ उसकी धड़कनें सुनना, फिर पर्दे गैब से उसे ज़हूर में आते देखना, अपने पहलू में उस नन्ही सी जान का लम्स महसूस करना, उसके रोने की आवाज़ या उसकी किलकारियां सुनना और फिर एक नए सिरे से उसकी परवरिश में मुनहमिक हो जाना। ये सब ऐसे महसूसात हैं जिनकी तफसील में उतरना औरत के बस में हो तो न जाने कितनी ज़ख़ीम किताबें तसनीफ हो जाएं। ये सारा अमल और उसके तमाम मरहले शायद दुनिया के अजीब तरीन तजर्बात होते हैं। बच्चा जब चंद माह का होता है तो वालिदैन के लिए उम्मीद व बीम और इंतजार का एक नया जन्म शुरू हो जाता है। पहले उन्हें इंतजार होता है कि बच्चा न जाने कब गुठनियों चलना शुरू कर देगा, फिर उसे अपने पैरों से चलता देखकर एक एक दिन गिन गिन कर गुजारते हैं। फिर वो तोतली जबान में बातें करना शुरू करता है तो उसका हर लफ्ज सुनकर वालिदैन यूं खुशी से निहाल हो जाते हैं गोया उन्होंने कोई नई दुनिया दरियाफ्त कर ली हो। गर्ज ये कि महवियत, मसरूफियत, इंतजार और जागती आंखों ख्वाब देखने का एक नया दौर शुरू हो जाता है जिसमें दुनिया और माफिया का कोई होश बाकी नहीं रहता। हर बात घूम फिर कर किसी न किसी तरीके से बच्चों पर आकर खत्म होती है। मैं भी इस अमल में मगन थी और फिर मेरी तवज्जो जज्ब करने के लिए एक एक नहीं बल्कि दो नन्ही हस्तियां यहाँ पर मौजूद थीं। देखते ही देखते तुम और मरियम 1.5 साल के हो चुके थे। तुम दोनों अब गुड्डे गुड़िया की तरह घर के मुख्तसर से सहन में दौड़ते फिरते नजर आते थे। तुम दोनों की शक्लें बहुत ज्यादा मिलती थी। भूरे चमकीले बाल, सब्जी माइल नीलगू आंखें, गुलाबी रंगत, पतली ऊंची नाक और तरशे हुए होंठ। फर्क बस ये था कि मरियम के नकूश में एक मुबहिम सी नजाकत थी जो कि होनी भी चाहिए थी। आखिरकार वो लड़की थी। तुम दोनों की आदतें बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। जुड़वा बहन भाइयों में अमूमन प्यार बचपन में ज्यादा होता है, लेकिन तुम दोनों तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही गैर मामूली निकले। तुम दोनों इकट्ठा खेलते थे, एक ही वक्त पर सोते, एक ही वक्त पर जागते, एक जैसी चीजें खाते और एक दूसरे से शाज़ो नादिर ही लड़ते नजर आते थे। बाज़ औक़ात तो तुम दोनों घंटों घर के किसी कोने खुदरे में यूं खामोशी से खेलते रहते कि तुम्हारी मौजूदगी का गुमान तक न गुजरता था।
ارباب نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ دوسرے بچوں کی طرح تم دونوں کو گلی میں کھیلنے کودنے کے لیے کبھی نکلنے نہ دوں، لیکن تم دونوں نے خود ہی کبھی باہر جانے کی ضد بھی نہ کی تھی۔ باہر سے کوئی بچہ اگر گھر میں آ بھی جاتا تو تم دونوں شاذ و نادر ہی اس کے قریب پھٹکتے نظر آتے تھے۔ میں تم دونوں کی ذات میں مگن ضرور تھی، لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے ماضی کے زخم کچھ بھر گئے ہیں۔ اذیت کم ضرور ہوئی تھی مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ زہر ایک بار سانسوں میں پھیل جائے، خون کا حصہ بن جائے تو پھر اسے الگ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ماضی کی ہر یاد اور زہر میری نس نس میں شامل تھا، جسے میں فراموش کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور اگر کرنا چاہتی تو وہ فراموش ہو نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی راتوں کو جب میرے ایک طرف تم اور مریم اور ایک طرف ارباب بے سدھ سو جاتے تو میں گھنٹوں چت لیٹی اپنی بے خواب آنکھوں سے دھندلی دھندلی روشنی میں چھت کو گھورا کرتی تھی، جس پر مجھے انگنت پرچھائیاں لرزتی دکھائی دیتی تھی۔ ان پرچھائیوں والے ہجوم میں جب میں نظر ڈالتی اور یہ ہجوم اتنا زیادہ بڑھ جاتا تو بالآخر میں چادر میں تیزی سے اپنا منہ چھپا لیتی، لیکن نیند پھر بھی آنکھ سے دور ہی رہتی تھی۔ بچوں کے بارے میں ارباب کے محسوسات بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہ تھے، لیکن اس کا دھیان نہ جانے کتنی سمتوں میں بٹا رہتا تھا۔ اس نے اپنے پیشہ ورانہ کام اور زیر زمین کاروائیاں کچھ زیادہ ہی بڑھا لی تھی۔ وہ بہت مصروف رہنے لگا تھا، اتنا مصروف جیسے کسی ملک کو فتح کرنے کی تیاری میں مصروف ہو۔ ڈیوٹی وہ اب بھی دیتا تھا، اسے ترقی بھی مل گئی تھی اور نجی طور پر بھی معیاری کام بہت اچھا ملنے لگا تھا۔ دفاتر میں چھٹی صرف اتوار کو ہوا کرتی تھی، لیکن ارباب 2 دن چھٹی کرتا تھا اور ان 2 دنوں میں گھر سے تقریباً غائب ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھار محض 2-4 گھنٹے سونے کے لیے گھر آتا تھا۔ نہ جانے اب اس کے وائٹ اینجلز کی تعداد کیا تھی اور وہ کس منزل پر آ چکے تھے۔ عرصے سے ان لوگوں نے گھر کے تہخانے میں اجلاس کرنا بھی ختم کر دیا تھا، معلوم نہیں اب ان کا ٹھکانہ کہاں بنایا گیا تھا۔ میں نے ارباب سے اس موضوع پر کچھ کہنا سننا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس معاملے میں ہمارے درمیان ہم آہنگی پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہو چکی ہے، لیکن میں بہرحال اس کی رفیق تھی۔ مستقبل کے پردے میں جو کچھ پنہا تھا اس کا سامنا کرنے کے لیے میں نے اسے تنہا کبھی نہیں چھوڑنا تھا۔ اب جو بھی ہوتا میں بہرحال اس کے ساتھ ہی تھی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ رفاقت مجھے کہاں لے جاتی ہے، لیکن غیب کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا، ہے نا؟ تہخانے میں اب اجلاس نہیں ہوتے تھے، لیکن وہاں لکڑی کی کئی سیاہ مضبوط اور نہایت وزنی پیٹیوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ یہ پیٹیاں مکفل تھیں، اس پر کسی قسم کا نشان نہیں تھا اور نہ ہی ارباب نے مجھے ان کے متعلق کبھی بتایا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان سب پیٹیوں میں اسلحہ موجود ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ ارباب یہ سب کچھ کس طرح کر رہا ہے۔ بے شک اب ہمارے گھر میں خوشحالی آ چکی تھی، ارباب کی آمدنی میں خاصا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی بھی لے لی تھی، حالانکہ جس محلے میں ہم رہتے تھے اس میں گاڑی رکھنا تو درکنار، ان دنوں گاڑی کے قریب سے گزرنا بھی اتفاق ہی ہوتا تھا، مگر پھر بھی جو کچھ ارباب کر رہا تھا وہ اس کی آمدنی میں ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آمدنی تو گھر بار اور ذاتی رکھ رکھاؤ میں ہی ٹھکانے لگ جایا کرتی تھی۔ باقی سرگرمیاں کس طرح جاری تھیں، یہ ایک سوچنے والی بات تھی۔ اس کے ساتھیوں میں بھی مجھے کوئی صاحب ثروت آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ تنظیم کا تو شاید کوئی بنیادی چندہ بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ جتنے ارکان کو میں نے دیکھا تھا وہ تو مجھے برائے نام چندہ ادا کرنے کے قابل بھی نظر نہیں آتے تھے۔ ان میں صرف نصیر بیگ ہی کچھ آسودہ حال شخص مجھے معلوم ہوتا تھا، باقی سب تو شاید غربت و افلاس کے مارے جھنجھلائے ہوئے اور ارباب ہی کی طرح زخم خوردہ لوگ نظر آتے تھے۔ نصیر بیگ اب بھی گھر آتا جاتا تھا اور اس کے آنے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا۔ وہ اور ارباب ایک ہی کمپنی میں ملازم تھے، بلکہ دفتر میں عہدے کے لحاظ سے نصیر بیگ ارباب کا افسر تھا، لیکن تنظیم میں میرے اندازے کے مطابق اس کی حیثیت کچھ زیادہ ثانوی تھی۔ غالباً ارباب کے نائب کی حیثیت تھی اس کی۔ وہ جب بھی آتا تھا ارباب ڈرائنگ روم کے کمرے کو بند کر لیتا اور اس کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاتا، یا پھر وہ دونوں آہستہ سے تہخانے کی طرف کو اتر جاتے۔ خوشحالی کے باوجود ارباب نے مکان نہیں بدلا تھا، حالانکہ رہن سہن کے اعتبار سے یہ ہمارے شایان شان بھی نہ تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہاں پر تہخانہ تھا اور اس تہخانے میں کوئی خاص بات تھی۔ بہت کم مکانوں میں اتنے عمدہ تہخانے پائے جاتے تھے۔ دوسرے، اس مکان کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ خواہ مخواہ یہاں
लोगों की आमदोरफ्त न रहती थी। इर्द गिर्द रहने वालों को बमुश्किल ही इस बात का एहसास होता था कि यहाँ पर घूमा फिरा जाए। इस इलाके में गो के गरीब मुतवसत तबका आबाद था, मगर इस तबके की रिवायत के बरक्स लोगों को एक दूसरे की टोह में रहने की आदत बिल्कुल न थी। इस मकान से मुतल्लिका ये खुसूसियात बिलाशुबा अरबाब के लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। शायद यही वजह थी कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। एक रोज़ काम पर रवाना होते वक्त अरबाब ने देखा और फिर दरवाजे पर रुकते हुए अचानक कहा। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो ना थी, फिर भी मैंने ये जुमला गौर से सुना। उसने कहा था, यौम हिसाब की इब्तिदा तो होने लगी है ना, अब तो हम अपने देरीना दोस्त के ठिकाने की तरफ कूच करने का प्रोग्राम बनाते हैं कि हमारे जासूस ने हमें कुछ इत्तला भेज दी है कि आजकल वो खुद बम्बई पहुंच रहा है। अरबाब ने मुस्कुराकर ये जुमला अदा किया। तुम्हारा मतलब है कि नवाब? मेरी आवाज कुछ बैठ गई। जाहिर है उसके अलावा इस तरह खुसूसियत से किसका तस्करा किया जा सकता है। वो मुसलसल बड़े मसरूर अंदाज में मुस्कुराए चला जा रहा था। शायद पहले तुम्हें मैंने नहीं बताया था कि तकरीबन हर बड़े शहर में उस मर्दूद के इशरत कदे में बहुत सी आसाइशें मौजूद हैं और खुद भी वो अक्सर व बेशतर वहां जाता है। मुझे खुशी है कि शिकार खुद ही फंदे की तरफ चला आ रहा है और बड़े सही वक्त पर आ रहा है। मैं अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ उसकी आमद का इंतजार है। तुम क्या करना चाहते हो अरबाब? मैंने अपनी बेएतदाल धड़कनों पर काबू पाते हुए उससे सवाल किया। क्या तुम्हें भी मुझसे ये पूछने की जरूरत है? उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा। कम से कम तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं खामोश हो गई और इसी खामोशी के साथ उसे रुखसत करके दरवाजे से वापस पलट आई। मेरा दिल जैसे डूबने लगा था। नवाब शराफत अली के चिथड़े उड़ते देखना शायद मेरी जिंदगी की भी शदीद तरीन ख्वाहिश थी। इस मुनासबत से मुझे अरबाब की बात सुनकर खुशी होनी चाहिए थी, जबकि मुझे ये भी मालूम था कि अब अरबाब पहले की तरह कमजोर और तनहा नहीं था। मगर ना जाने क्यों मुझे ये सब कुछ बेवकत सा महसूस हो रहा था। बहरहाल मैंने कोशिश की कि सब कुछ जहन से झटक दूं। मैंने अपने आप को घर के कामकाज में उलझा लिया, लेकिन जहन के किसी गोशे में अंदेशों की घंटियां बजती महसूस हो रही थी। शाम को अरबाब के घर वापस आने का कोई वक्त मखसूस न था, मगर अंधेरा गहरा होने से पहले बहरहाल वो वापस आ जाया करता था। उस रोज अंधेरा गहरा होने पर उसकी जगह नसीर बेग आया और उसका इस्तख्वानी सा चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। बारीक कमानी की ऐनक के उकब से आंखें गोया उबली पड़ी हुई थीं। एक और शख्स भी उसके हमरा था। उसका नाम गालिबन अब्दुल्ला था। जिन दिनों व्हाइट एंजल्स के इजलास तहखाने में मुनक्किद हुआ करते थे, उन दिनों मैंने उन दोनों अशखास को यहाँ आते देख लिया था। अंदर आते ही नसीर बेग ने कांपती उंगलियों से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। भाभी, कमरे में पहुंचकर उसने आहिस्ता से सरगोशी की। जल्दी से बच्चों को संभालिए और हमारे साथ इस घर से चलिए, यहाँ छापा पड़ने वाला है, जल्दी कीजिए। मगर क्यों? मेरा दिल धक से रह गया। अरबाब कहाँ पर है? मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगा भाभी, जल्दी कीजिए, वो तेजी से बोला। वक्त जाया ना करें, आप फौरन हमारे साथ चलें। कहाँ पर चलूं? मैंने कहा, एक महफूज जगह पर। पुलिस को अभी तक अरबाब के बारे में ये मालूम नहीं है कि वो शादीशुदा था, लेकिन अगर छापे के वक्त आप यहाँ पर मौजूद हुई तो शायद उम्र भर आपको छुटकारा न मिल सके। उसने बेचैनी से उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। मैंने जल्दी जल्दी मरियम को कंबल में लपेटा और तुम्हें तेजी से जूते पहनाने लगी। मरियम सो रही थी। उसे अब्दुल्ला ने उठाकर कंधे से लगा लिया। तुम जाग रहे थे। तुम्हें नसीर बेग ने गोद में उठाया। मुझे जरूरत की चंद चीजें तो लेने दो नसीर, मैंने उजलत में इधर उधर हाथ मारते हुए कहा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट दे सकता हूँ जनाब, नसीर ने रुकते हुए कहा। आप कोई सामान वगैरह उठाने की कोशिश ना कीजिए। जहाँ आप जा रही हैं ना, वहाँ आपकी जरूरत की हर चीज आपको मयसर आ जाएगी। 2 मिनट बाद हम तेजी से घर से निकले। पहले नसीर ने दरवाजे से बाहर सर निकालकर इधर उधर गौर से देखा, फिर कदम बाहर रखा। उसके पीछे पीछे मैं थी और मुझसे चंद कदम पीछे अब्दुल्ला। गलियों में नीम तारीकी थी। दाएं बाएं गलियों में मुड़ते हम तीनों लंबे लंबे डग भरने लगे। उस वक्त हमारी जो हालत थी, शायद ऐसी ही हालत उन बचे कुचे सिपाहियों की होती होगी जिनके लश्कर पर जबरदस्त शब खून मारा गया हो, मगर वो अंधेरे की लड़ाई लड़ने के बजाय किसी तरह जान बचाकर भाग निकल आए हों। अब अब्दुल्ला आगे आगे चल रहा था। वो एक तगड़ा आदमी था और मरियम को उसने यूं आसानी से सिर्फ एक बाजू की मदद से सीने से लगा रखा था जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। नसीर अलबत्ता तुम्हें उठाए हुए हाँपने लगा था। मैंने तुम्हें उसकी गोद से लेना भी चाहा, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि इस तरह मैं तेज नहीं चल सकूंगी और मुझे तेज चलना है।
خاصی دیر تک تاریک گلیوں میں چلتے رہنے کے بعد ہم قدرے کھلی سڑک پر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے دو بڑی بڑی ہیڈ لائٹس اپنی طرف دیکھنے لگے۔ پولیس جیپ! نصیر نے سرگوشی کی اور مجھے ایک ہاتھ سے الٹے قدموں دھکیلتے ہوئے واپس گلی میں گھس گیا۔ اسی ہاتھ کے دباؤ سے اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور خود بھی دیوار سے چپک گیا۔ عین اسی لمحے تم نے ٹھنکنا شروع کر دیا، لیکن فوراً ہی تمہاری آواز گھٹ کر رہ گئی۔ شاید نصیر نے سختی سے تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عین اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ عبداللہ گلی میں پلٹ نہیں سکا تھا، کیونکہ وہ ہم سے کئی قدم آگے تھا اور غالباً روشنی کی زد میں بھی آ گیا تھا۔ جیپ کی گڑگڑاہٹ بالکل قریب آ چکی تھی۔ پھر اس گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی میں نے ایک گونجیلی آواز سنی، رک جاؤ۔ ہمارے سامنے سڑک پر ہیڈ لائٹس کی روشنی ساکت ہو چکی تھی اور اس کے انعکاس کی وجہ سے روشنی نظر آنے لگی تھی، اور اسی روشنی میں نے عبداللہ کی پرچھائی دیکھ لی۔ وہ احمق انسان مریم کو کندھے سے لگائے اندھا دھند بھاگے چلا جا رہا تھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ وہ گونجیلی آواز دوبارہ ابھری، مگر عبداللہ رکا نہیں۔ پھر میں نے جیپ کو سڑک سے اتر کر عین اسی گلی کے دہانے پر پہنچتے دیکھ لیا۔ گلی تنگ تھی، اس لیے جیپ وہیں رک گئی، البتہ اس میں سے 5-6 سپاہی بندوقیں سنبھالے کودنے لگے اور سب کے سب اندھا دھند گلی میں گھس گئے۔ جیپ میں صرف ڈرائیور باقی رہ گیا تھا۔ ایک سپاہی نے گلی میں فائر کیا، لیکن اس وقت تک عبداللہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نصیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے اس طرح کھسکنے لگا جس طرح سے ہم آئے تھے، لیکن میرے پاؤں تو اپنی جگہ گڑ کر رہ گئے۔ نصیر میری بچی، میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ میں پوری قوت سے چیخنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کس طرح خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ یہ جذبات میں الجھنے کا وقت نہیں ہے بھابھی، جلدی کریں۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ عبداللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہیں پر پہنچ جائے گا۔ آئیے جلدی کیجیے۔ میں اس کے ساتھ ہی گھسٹنے لگی۔ کئی بار میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن اب گلی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جدھر عبداللہ گیا تھا وہاں پر کچھ نہ تھا۔ کئی گلیوں میں چکرانے کے بعد ہم غالباً دوبارہ اسی سڑک پر آ گئے تھے، لیکن اس جگہ سے ہم یقیناً بہت دور نکل آئے تھے جہاں پولیس جیپ سے ہمارا آمنا سامنا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک ہم مکانوں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر سڑک کے کنارے دور دور تک درختوں اور جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک جگہ درختوں کے نیچے مجھے ایک بگی کھڑی نظر آئی۔ کوچوان اپنی نشست پر بڑے اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، بیڑی کے کش لے رہا تھا۔ نصیر بگی کے قریب پہنچا تو اس نے بیڑی ایک طرف پھینک دی۔ بہت دیر لگا دی، اس نے سرسری لہجے میں کہا اور باگے سنبھال کر الرٹ ہو گیا۔ فاصلہ بہت تھا اسی لیے، اور پھر راستے میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہو گئی، مزید چکر کاٹنا پڑا، اسی لیے تو نصیر بیگ نے جواب دیا اور بگی کا پردہ ہٹا کر مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ بھی کر دیا، پھر خود بھی میرے برابر بیٹھ کر پردہ گرا دیا۔ بگی کا یہ حصہ چاروں طرف سے بند تھا، صرف دائیں طرف ایک چھوٹی سی جالی دار کھڑکی بنی تھی اور اس کھڑکی میں چمنی والا ایک چھوٹا سا کیروسین لیمپ فٹ تھا۔ نصیر نے تمہیں میری گود میں لٹا دیا، تم پر اب غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ بگی نے چند ہچکولے لیے، پھر ہموار سڑک پر آ کر تیزی سے دوڑنے لگی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی تیز آواز سڑک کی ویرانی کا پتہ بتا رہی تھی۔ نصیر نے لمبی نشست کے ایک سرے پر کھسک کر گدیلے پشتے سے ٹیک لگائی اور واسکٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا لی اور پھر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اب وہ خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، بالآخر میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ راستے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ سب کچھ سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ارباب کہاں ہے؟ وہ مر چکا ہے، اس نے دھیمے اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، میں سمجھی تھی کہ میرے حلق سے یہ لفظ ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ برآمد ہوا ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے ہونٹ وا ضرور ہوئے تھے، لیکن میرے حلق سے کوئی آواز نکل نہیں سکی تھی۔ یہ لفظ نہیں، میں نے صرف سوچا تھا، اسے آواز نہیں مل سکی تھی۔ شاید مجھ پر کچھ سختہ سا طاری ہو گیا تھا، کیونکہ دوبارہ جب میں احساسات کی دنیا میں واپس آئی تو نصیر گھبرائے ہوئے انداز میں میرا کندھا ہلا رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا، تمہیں گود میں سمیٹ کر تم پر یوں چادر تان لی گویا میں تمہارے ننھے سے وجود کے گرد ایک حصار تعمیر کرتی ہوں، تاکہ برے الفاظ کی آہٹ، برے وقت کا سایہ اور بری خبروں کا زہر تم تک بالکل نہ پہنچ سکے۔ میرا دل یکلخت یوں سن ہو گیا تھا گویا شریانوں میں لہو کے بجائے پگھلتی برف کا آبشار اس میں گرنے لگا ہو۔ بگی اسی رفتار سے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اب آس پاس سے کبھی کبھار کسی گاڑی وغیرہ کے گزرنے کی آواز بھی میں سننے لگی تھی۔ شاید اب بگی کا رخ کسی آباد علاقے کی طرف ہی تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ بالآخر میں نے اپنے لہو لہو آنسوؤں کو پلکوں پر ہی روک کر پوچھنا چاہا۔ نصیر نے گہری سانس لی، گویا مجھے بولتے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔
वो एक बार फिर पर्दे को हटाकर बैठ गया और नई सिगरेट सुलगाने लगा। वो करीम के इलाके में एक प्रोजेक्ट की साइट का मुआयना करके वापस आ रहा था। नसीर ने एक तवील कश लेकर केरोसिन लैंप को घूरते हुए कहा। गंदे नाले की पुलिया पर एक हैबतनाक ट्रक ने बड़े अजीब तरीके से उसकी कार को टक्कर मार दी। कार पिचक कर लुढ़कती हुई नशेब में छोटी सी सड़क पर जा गिरी और फौरन ही उसने आग पकड़ ली। प्रोग्राम के मुताबिक मैं कुछ देर बाद साइट से वापस रवाना हुआ तो मैं रास्ते में हुजूम को देखकर हैरान हुआ। ऐनी शाहिदीन ने मुझे हादसे की मुकम्मल तफसीलात बता दी। ट्रक हादसे के फौरन बाद ही कहीं गायब हो गया था। मैं जिस वक्त वहां पहुंचा लोगों ने आग तो बुझा ली थी, लेकिन कार क्या महज स्याह लोहे के टुकड़ों का एक ढेर ही नजर आ रहा था। सिर्फ एक नंबर प्लेट मौजूद थी जो टूटकर दूर जा गिरी थी। उसी से मैंने कार को पहचाना था। अब तुम अंदाजा कर सकती हो कि लाश की क्या हालत हो चुकी होगी। बस यूं समझ लो कि राख का एक नामुकम्मल पुतला था। उसने खामोश होकर मुस्तरबाना अंदाज में सिगरेट के 2-3 कश ले लिए। न जाने क्यों मेरा माथा ठनका। आज शाम हमारी एक मुहिम तय थी। तंजीम के कई अराकीन के पास हथियार थे। मेरे नेफे में भी खंजर और पिस्तौल मौजूद था। मैंने मौका पाकर वो दोनों चीजें वहीं गंदे नाले में फेंक दी और दफ्तर वापस जाने के बजाय एक और जगह चला गया। वहां से मैंने दफ्तर अपने एक खास आदमी को फोन किया। मेरे अंदेशों की तस्दीक हो चुकी थी। तंजीम के जो रुकन कंपनी में मुलाजिम थे उन्हें तो वहीं गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकियों को दूसरी जगहों से गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया था। उन्हें अंग्रेज सरकार से गद्दारी और जेर जमीन सरगर्मियों के जुर्म में पकड़ा गया था और जितनी कामयाबी से ये कार्रवाई मुकम्मल की गई थी, इस तमाम से तो ये साफ जाहिर था कि तंजीम ही में से किसी ने गद्दारी की थी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि गद्दार ने अगर सिर्फ पुलिस को मुतला किया था तो वो अरबाब को भी तो जिंदा ही गिरफ्तार करती। उसे इतने पुरस्कार अंदाज में मारा क्यों गया था? गद्दार ने शायद एक ही शख्स को मुत्तला किया होगा और बाकी सारी कार्रवाई के लिए उस शख्स ने अपनी जगह बैठे बैठे डोरियां हिला दी होंगी। मैंने मध्यम आवाज में गोया सब कुछ बता दिया। आपका मतलब है नवाब? उसने संभल कर मेरी तरफ देखा। मैंने आहिस्तगी से असबात में सर हिला दिया और फिर डुबडुबाई आंखें अचानक से छलक पड़ी। पहला आंसू गोया बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। एक बार आंखें छलकी तो गोया सैलाब ही उमड़ आया, लेकिन मैंने निहायत खामोशी से चादर का पल्लू आंखों पर मल कर इस सैलाब का रेला जज्ब कर लिया और एक बार फिर किसी न किसी तरीके से उसकी रवानी पर बंद बांध दिया। आंसुओं से नजर ही नहीं, अकल और हवास भी धुंधला जाते हैं और मैंने जिंदगी के अब तक के मसाइब से एक ही तजर्बा हासिल किया था कि सानहे पर सिर्फ मातम करने से कुछ हासिल नहीं होता। चंद लम्हों के लिए संभल कर अगर ये भी देख लिया जाए कि सानेहा अपने पीछे क्या कुछ ला रहा है तो मजीद बहुत सी तबाहकारियों से बचने में मदद मिल सकती है। मगर मेरे अलावा किसी को मालूम भी न था कि आज की मुहिम का पस मंजर क्या है। नसीर बेग ने सोच में डूबते हुए कहा, बाकी सब ने तो आंखें बंद करके अहकामात की तकमील करनी थी, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब्दुल्ला के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने पूछा। उसे तो मैं खुद बर वक्त घर से निकाल कर लाया था। चंद मिनट बाद उसके यहाँ भी छापा पड़ा था, नसीर बेग ने जवाब दिया, और इसके अलावा 30 के 30 आदमियों में से शायद कोई बचा हो। उन्होंने ऐसा काम किया हो। अब्दुल्ला का ख्याल आते ही मेरा मुंजमद सा दिल गोया रेजा रेजा होने लगा था। पुलिस उसके ताकुब में लगी थी। उनकी बंदूकों की गोलियां लहू चाटने के लिए बेकरार थी और अब्दुल्ला की गोद में मेरी बच्ची, मेरी जान मौजूद थी। खुदाया उसे महफूज रखना। मैं तुझसे कभी कुछ और नहीं मांगूंगी। जिंदगी ने अब तक मुझसे जो जुल्म रवा रखे हैं उसका शिकवा कभी नहीं जबान पर लाऊंगी। बस उसकी जान बख्शी कर दे। सिर्फ यही दुआ है मेरी तुझसे। ये दुआ मैं बेख्तियार दिल ही दिल में मांग रही थी, मगर इस दुआ की कबूलियत की उम्मीद मुझे कम ही थी। कुछ लोग शायद पैदाइशी बदकिस्मत होते हैं और मुझे अब तक अपनी बदकिस्मती का यकीन भी हो चला था। मेरे लिए अगर कोई खुशी आती भी थी तो उसके पीछे पीछे आलाम व आफात का एक हुजूम भी चला आता था। मेरे लिए तो शायद मुनासिब ही था कि कभी भूल कर भी कातिब तकदीर से किसी मुसर्रत की भीख भी ना मांगू। बग्घी शायद किसी बारौनक इलाके से गुजर रही थी। ट्रैफिक की आवाजें सुनाई देती चली जा रही थी और केरोसिन लैंप के उकब में छोटी सी जालीदार खिड़की से रोशनियां पीछे चली जा रही थी। बग्घी की रफ्तार कुछ कम हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद रफ्तार फिर तेज हो गई और गिरदोपेश के सन्नाटे का एहसास एक बार फिर दोबारा से होने लगा था। अब फिर सड़क पर सिर्फ
घोड़े की टापें गूंजती महसूस हो रही थी। बिलाखिर बग्गी एक जगह रुक गई। करीब ही ऐसी खड़खड़ाहट सुनाई दी जैसे लोहे का कोई भारी भरकम गेट खोल दिया गया हो। फिर एक शख्स ने पर्दा उठाकर बग्गी के अंदर झांकना चाहा। सपाट सी नजरों से उसने हमारा जायजा लिया और पर्दा गिरा दिया। बग्गी आगे बढ़ गई और मजीद थोड़ा फासला तय करके दोबारा रुक गई। नसीर बेग ने बग्गी से उतरकर पर्दा समेटकर मुझे कहा, उतर आइए जनाब। उसने मुझे सहारा देने के लिए एक हाथ बढ़ाया। तुम सो चुके थे। मैं तुम्हें कंधे से लगाए बग्गी से नीचे उतरी और इधर उधर देखने लगी। हम सुर्ख पत्थर की बनी हुई एक कोठी के वसीअ अरीज अहाते में खड़े थे। बरामदे की सीढ़ियां सामने ही थी और बरामदे की छत में फानूस और छत से ऊपर कोठी की मेहराबी पेशानी पर बड़े से नीले शेड में एक ताकतवर बल्ब रोशन नजर आता था। बाकी इमारत बाहर से तारीकी की कबा ओढ़े किसी देव पैकर परछाई की तरह खड़ी नजर आ रही थी। नसीर बेग मेरा हाथ थामे बरामदे की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां उबूर करके उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक तवीलुल कामत नौजवान ने दरवाजा खोला और नसीर को देखकर खामोशी से एक तरफ को हटकर खड़ा हो गया। हम एक आरास्ता और पैरास्ता नशिस्तगाह में दाखिल हुए। तवीलो अरीज कमरे की आराइश और शान शौकत देखकर मुझे हैरत होने लगी थी कि अगर ये व्हाइट एंजल्स की पनागाह थी तो फिर वो वाकई बहुत मुनज़्ज़म हो चुके थे। नशिस्तगाह में कोई भी मौजूद न था। नसीर मेरा हाथ थामे एक और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उस दरवाजे से हम एक तवील राहदारी में निकले जिसमें दोनों तरफ कमरों के दरवाजे नजर आते थे। मध्यम सी रोशनी में यहाँ का फर्श सतह आब की तरह चमकता हुआ नजर आता था। राहदारी के इख्तिताम पर एक बड़ा दरवाजा था जिसके करीब स्टूल पर एक शख्स दीवार से टेक लगाए गिरदोपेश से लाताल्लुक बैठा नजर आता था। उसकी गोद में एक राइफल पड़ी थी। हमें देखकर भी उसने अपनी जगह से बिल्कुल हरकत ना की, सिर्फ होंठ गैर महसूस तौर पर हिलाए। तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है, जल्दी करो। नसीर ने कोई जवाब न दिया और एक हाथ से दरवाजा खोलते ही दूसरे हाथ से मुझे निहायत नरमी से आगे को धकेला। कमरे में कदम रखते ही अचानक मेरे जहन के किसी गोशे में खतरे की घंटी सी बजी, लेकिन अब तो ताखीर हो चुकी थी। नसीर मेरे उकब में दरवाजा बंद कर चुका था और खुद दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। हॉल नुमा उस वसी कमरे के वस्त में 3 अफराद मौजूद थे। एक लंबा तड़ंगा स्याह फाम जाट जो आबनूसी मुजस्मे की तरह एक तरफ को इस्तादा था। उसके सामने एक निहायत शानदार मखमली आराम कुर्सी बिछी थी जिस पर नवाब शराफत अली खान साहब नीम दराज पड़े थे। उसके सामने एक निहायत शानदार मखमली आराम कुर्सी बिछी थी जिस पर नवाब शराफत अली खान साहब दराज थे। उसके कदमों में एक गोरी रेशमी बाल उसकी कमर और शानों पर से होते हुए कालीन तक पहुंचे हुए थे। औरत हसीन बिल्कुल न थी मगर उसका जिस्म निहायत हसीन नजर आता था। वो नवाब के बदहैयत पांव अपनी गोद में लिए बैठी थी और एक खूबसूरत कैंची से निहायत इन्हिमाक और एहतियात के साथ उसके नाखन काटती नजर आती थी। नवाब ने धारीदार और चमकीले से कपड़े का गाउन पहन रखा था जिसके साथ उसकी स्याह रंगत का तजाद कुछ ज्यादा नुमाया महसूस हो रहा था। उसे आखिरी बार देखे हुए मुझे कोई बहुत ज्यादा तवील मुद्दत भी न गुजरी थी मगर उसमें अब बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी थी। बालों की सफेदी बढ़ चुकी थी, जबड़ों का गोश्त लटक गया था, चेहरे पर शिकने नमूदार हो गई थी। मैंने एक ही नजर में उसका सरतापा जायजा लिया और नसीर बेग की तरफ मुड़कर कहने लगी, तो गद्दार तुम ही थे नसीर बेग। मुझे अपनी आवाज जख्मी सांप की फुंकार से मुशाबे मालूम हो रही थी। अगर महज अल्फाज से किसी को कत्ल करना मुमकिन होता तो शायद मेरे हर लफ्ज से नसीर बेग कई मर्तबा कत्ल भी हो चुका होता। नसीर बेग के चेहरे के तासुरात गोया तब्दील हो चुके थे। वो अब एक शर्मीले और मुखन्नी शख्स के बजाय एक शातिर आदमी नजर आता था। उसने गोया अचानक ही केंचली बदली थी। वो सीने पर हाथ रखकर झुका और इंतहाई मक्काराना मुस्कुराहट के साथ बोला, जी हाँ मोहतरमा, पहले मैंने खरीदार से राब्ता करके अपनी कीमत पूछी थी। गद्दारी का मुआवजा चूंकि निहायत शानदार मिल रहा था इसलिए मैंने आमादगी जाहिर करना मुनासिब समझ लिया। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार तो नहीं आते ना। उसकी शक्ल मुझे नवाब से भी ज्यादा मकरूह महसूस हो रही थी। मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। नवाब आराम कुर्सी पर संभल कर बैठ चुका था। पांव उसने औरत की गोद से खींच लिए थे और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए बड़ी दिलचस्पी से मेरी तरफ देखता चला जा रहा था। अंधे को अंधा 100 कोस से भी ढूंढ लेता है जनाब। नवाब ने गाउन हटाकर अपना घुटना खुजाते हुए कहा,
ارے بدبخت، تجھے وہ مردود ارباب ہی ملا تھا بیار اچانے کے لیے۔ خبردار کالے شیطان، اگر تو نے میرے شوہر کے متعلق ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالا نہ تو میں اس بری طرح سے چیخی تھی کہ میری آواز ہی پھٹ گئی۔ تو تم کیا کر لو گی جانے من؟ نواب نے بدستور مسکراتے ہوئے خلاف توقع بڑے کٹیلے مگر دھیمے لہجے میں پوچھنا چاہا۔ میرے سینے میں بے بسی کا غبار سا اٹھ رہا تھا مگر میں نے آنکھوں سے آنسو جھلکنے نہ دیے۔ مجھے معلوم تھا کہ شکار جتنا تڑپے گا، جتنا چلائے گا، صیاد اتنا ہی لطف اندوز ہوتا چلا جائے گا۔